हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्लास 9th का साइंस का सैंपल पेपर 2021। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। जो 18 तक क्वेश्चन है वो हमारे प्रीवियस वीडियो में सॉल्व आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा केस स्टडी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? केस स्टडी से। और जिसमें आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 5 पार्ट होंगे। उनमें से आपने 4 क्वेश्चनों का आंसर देना है जो आप जानते हो। और वो कौन से होंगे? एमसीक्यू बेस। एमसीक्यू बेस पर होंगे। ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड। हर लिविंग बीइंग को, जो जीवित है, सजीव है, उसको क्या चाहिए? फूड की जरूरत होती है। फूड की जरूरत होती है। क्यों? टू गेट एनर्जी, सर्वाइव होने के लिए खाने की जरूरत होती है। लिविंग बीइंग हैव टू परफॉर्म सर्वेल बेसिक एक्टिविटी टू सर्वाइव। फिर लिविंग थिंग को, सजीव चीज को जीने के लिए कुछ बेसिक मूल एक्टिविटी कार्य करने पड़ते हैं। द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम फ्रॉम फूड। उन कार्य करने के लिए, उन एक्टिविटी को करने के लिए लिविंग बीइंग को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहां से आती है? फूड से आती है। कहां से आती है? फूड से। इसका मतलब एनर्जी कहां से आती है? फूड से। इसका मतलब टेकिंग फूड, खाना खाएगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो काम करेगा। इट मीन अगर आपसे पूछे यहां पर व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? एबिलिटी टू डू वर्क। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है इसकी यूनिट? जूल। एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है इसकी? जूल होती है। ऑल सच एक्टिविटी रिक्वायर एनर्जी। जितनी भी एक्टिविटी है जो करनी है उनके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इन डे टू डे लाइफ के लिए वी कंसिडर एनी यूजफुल फिजिकल मेंटल लेबर वर्क। चाहे हम फिजिकल वर्क करें, मेंटल वर्क करें, तब भी हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एक्टिविटी लाइक प्लेइंग इन फील्ड, चाहे हम फील्ड में खेलें, चाहे टॉकिंग टू फ्रेंड, दोस्तों से बात करें, हमिंग ए ट्यून, ट्यून को क्या नाम है रिलीज करें, वॉचिंग मूवीज या मूवी देखें। अटेंडिंग ए फंक्शन आर समटाइम नॉट कंसिडर्ड टू बी वर्क। अगर हम किसी फंक्शन को अटेंड करने गए तो हम ये मानते हैं कि हमने काम नहीं किया, वो काम में नहीं आता। वर्क इज नॉट डन। पुश अ पेबल लाइंग ऑन द सरफेस। हमने क्या करा? एक पत्थर लिया जो सरफेस पर पड़ा है, उस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया, पुश किया उसको। द पेबल मूव थ्रू ए डिस्टेंस। ये पेबल कहां से? यहां से यहां मूव हुआ। इसकी पोजीशन ए से कहां पर आ गई? बी पर आ गई। तो ए से बी पर आई। कब आई? जब इसमें फोर्स लगाया तो इसकी पोजीशन चेंज हुई। तो पोजीशन चेंज हुई तो क्या हुआ? कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो इसका मतलब फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट मूव हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? वर्क इज डन। वर्क इज डन, काम हुआ। काम कब हुआ? जब फोर्स लगाया और जब डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर हमने इस पे फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, मूव नहीं हुआ, तो इसका मतलब जब ये मूवमेंट नहीं हुई, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाया। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, कुछ समय बाद देखा द ऑब्जेक्ट इज सेम एट हेयर, तो इसका मतलब इसकी मूवमेंट नहीं हुई। मूवमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब नो वर्क इज डन। तो इसका मतलब वर्क के लिए हमें फोर्स का होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है। इसीलिए वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू एस, और साथ में क्या होता है? कॉस थीटा, एक एंगल भी। ये आ गया हमारा एस, एक एंगल भी। इसका मतलब एफ डॉट एस, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अगर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हुआ तो वर्क इज डन। लेकिन इस टाइप के अगर ये फोर्स है और ये डिस्टेंस है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क डन। और इसमें थीटा की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। एंगल क्या होता है? जीरो। लेकिन हमने फोर्स लगाया इधर की तरफ और ऑब्जेक्ट मूव हुआ क्या? इधर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वर्क डन है वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या है? अपोजिट है। तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे, पीठ एक दूसरे की तरफ कर रखी है। इसके बाद दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या बनेगा? 180 डिग्री का। जब 180 डिग्री का बनता है तो इसका मतलब वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और अगर थीटा जीरो है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम बनेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं,
क्या लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स मीन 90 डिग्री पर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूवमेंट नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं होगा। डिस्प्लेस नहीं होगा तो वर्क डन इज जीरो। वाई वर्क डन इज जीरो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर फिगर देखिए, देखो ये टेबल है, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो इसका मतलब फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ, यहां से लेके यहां तक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर मैंने यहां से काउंट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये भी हो सकता है यहां से लेके कहां तक, यहां तक। ये भी हमारा क्या है, एस है। ये भी हमारा क्या है, एस। इस मीन दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू में कॉस थीटा। अब हम करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन पर। इसका मतलब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एफ कितना है, 5 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस पर है, इस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। कितने यूनिट, 2 मीटर। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। या मैं बोलूं डिस्टेंस ये भी 2 मीटर है, यहां से लेके यहां तक का, ये भी क्या है, 2 मीटर। और ये मेरे पास क्या है, एस है। क्या है ये, एस। तो एस इज इक्वल टू 2 मीटर। डिस्प्लेस 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मीन्स फोर्स इधर की तरफ लगाया तो ऑब्जेक्ट भी मूव इधर की तरफ हुआ। तो इससे हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, व्हाट इज एफ, 5 न्यूटन इंटू में डॉट 2 मीटर। तो क्या आएगा, 5 टू जा 10 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 जूल। क्योंकि 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, 1 जूल के बराबर, 1 जूल के बराबर। तो इसका मतलब 5 न्यूटन इंटू में 2, और ये क्या है, डॉट है। डॉट मीन जो हमारा वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसका आंसर क्या है, 10 जूल। ये 10 जूल पहला आंसर। न्यूटन मीटर भी है, लेकिन 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क, देखो नेगेटिव वर्क डन, तो इसका मतलब फोर्स इधर को और डिस्प्लेसमेंट इधर को। फोर्स की डायरेक्शन ये रही और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये रही। तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180। तो इसका मतलब एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव वर्क डन में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस इंटू में कॉस थीटा। तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पर। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, एंगल पर। किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर और एंगल पर। अब देखते हैं इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट पे यस, फोर्स पर यस, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यस। तो डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। द कंडीशन रिक्वायर्ड टू वर्क टू बी डन, हमें काम वर्क डन के लिए कंडीशन क्या चाहिए, फोर्स का होना जरूरी है, हाँ। ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना जरूरी है। फोर्स एक्ट ऑन परपेंडिकुलर, अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री का एक्ट करेगा तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। द ऑब्जेक्ट शुड नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो कौन सा आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड। जिसमें ऑप्शन क्या है, करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। जो करेक्ट होगा उसमें फर्स्ट और सेकंड किसमें है, हमारा बी ऑप्शन है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो डिस्प्लेस क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। देन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ कर रहा है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो वर्क डन। क्या होगा, जीरो वर्क डन। ये इनमें 5 क्वेश्चन है, इनमें से आपके कोई 4 करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5। अब इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी केस स्टडी का है, 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रीड द पैसेज 20 क्वेश्चन। रीड द पैसेज एंड आंसर एनी 4। इसमें भी कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। कौन से, एमसीक्यू टाइप। और उनमें से 4 क्वेश्चन का आपने जवाब देना है। 5 में से आपने 4 का जवाब देना है। अगर आप देखोगे ये क्या है, एटम, और ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन,
न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? फर्स्ट सेल, ये जिसे हम क्या बोलेंगे? के सेल। दूसरा क्या है? एल सेल, ऑर्बिट। तीसरा क्या है? एम सेल। चौथा क्या है? एन सेल। ये क्या है? सारे के सारे ऑर्बिट या सेल। इन्हें हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब है वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है। इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी लूज नहीं करता, अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, लॉस नहीं करता। और ये किसने लॉ दिया था? बोहर्स ने दिया था। किसने दिया था? बोहर्स ने स्पेशल ऑर्बिट बनाया था, जिस ऑर्बिट का नाम क्या रखा? डिस्क्रीट ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और स्टेबल रहते हैं। वो अपनी एनर्जी घूमने पर लॉस नहीं करते, रेडिएट नहीं करते। एक पर्टिकुलर पाथ दिया, इसका मतलब इसी में घूमते रहेंगे और वो स्टेबिलिटी बनाए रखेगी, जिससे एटम की स्टेबिलिटी क्या रहती है? बनती रहती है। क्यों? क्योंकि स्टेबल होने की वजह से वो अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। और इन्हें इसलिए हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एनर्जी लेवल भी। और इसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में और एन सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से फॉर्मूले से लगाते हैं हम? 2n² 2n²। 2n² से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड। अब जैसे के हमारा फर्स्ट सेल है, के क्या हमारा? फर्स्ट सेल। के हमारा क्या है? फर्स्ट सेल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? देखो, तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें n क्या होगा? 1। तो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो n की वैल्यू 1। n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेल। n क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ सेल। तो 2, 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। इसका मतलब इस सेल में, पहले सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। दूसरा हमारा क्या है? एल सेल। तो एल में हमारा ऑर्बिट नंबर क्या होगा? n इज इक्वल टू 2। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो किससे फॉर्मूले से? 2n² से। किससे? 2n² वाले फॉर्मूले से। चेक करते हैं। 2n², तो 2 n की जगह क्या आ जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8। इसका मतलब दूसरे सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। फिर उसके बाद क्या है? n इज इक्वल टू 3। तो तीसरा सेल कौन सा है? एम सेल। तो एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, वही फॉर्मूले, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? 2n²। n की जगह क्या हो जाएगा? 3। तो 2 n की जगह 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 9 इंटू 2 18 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें कितने होंगे? 18 होंगे। एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 18 रखते हैं। चौथा एन सेल है, एन हमारा चौथा सेल है। तो 2 n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 2 इंटू 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32। तो कितना आ जाएगा? ये 32। लेकिन जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, वो 8 होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इज 8। क्यों? ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। और ये इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन। उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एटम क्या होता है? बिहेव लाइक अ न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या करें? देखो, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलाउ इनसाइड द एटम। एटम के अंदर एक स्पेशल ऑर्बिट दिया गया है, उन ऑर्बिट का नाम है, उस ऑर्बिट का नाम है डिस्क्रीट ऑर्बिट, जो बोहर्स ने अपने मॉडल ऑफ एटम में दिया था। while revolving the discrete orbit, in discrete orbit electron do not radiate energy। जब इलेक्ट्रॉन इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते, लूज नहीं करते। क्योंकि अगर एनर्जी लूज करेंगे तो क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे। और न्यूक्लियस में आके गिरने के बाद पूरा का पूरा एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए डिस्क्रीट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते। न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अभी आपको बताया
जो एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसका नो चार्ज। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, और इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, बट प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। और ये जो न्यूट्रल है, जो न्यूट्रॉन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। लेकिन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से 1/1820 टाइम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। उसके बाद कह रहा है न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसका मतलब न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और मास नंबर 1 है, और मास नंबर में से अगर प्रोटॉन माइनस करेंगे तो 1 - 1, ये क्या था हमारा 0, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इन जनरल न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट है, न्यूट्रॉन को हम किस लिखते हैं, स्मॉल एन से। द मास ऑफ द एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस ही क्या आइडेंटिफाई करता है, मास ऑफ एन एटम। इसका मतलब पूरे एटम का जो मास है, पूरे एटम का जो मास है वो कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में। मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। एटम का मास कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़ा जाए, मास को जोड़ा जाए, तो क्या बनाएगा, मास ऑफ एन एटम को बताएगा। तो इसका मतलब मास नंबर या मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज मास ऑफ एटम। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सम किया जाए तो क्या आएगा, मास ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेल में, वो किससे किससे पता लगता है, बाय यूजिंग ए फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर, वेयर एन n इज द ऑर्बिट नंबर या नंबर ऑफ सेल, ऑर्बिट नंबर या नंबर ऑफ सेल। और जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल इंडेक्स। एनर्जी लेवल तो हम सेल को बोलेंगे, किसमें, डिस्क्रीट ऑर्बिट में, लेकिन नंबर हो गया इंडेक्स। तो n की वैल्यू हमारी 1 2 3, ये क्या है, इंडेक्स, एनर्जी लेवल इंडेक्स। इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन द गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक पुराना सेल पूरी तरह से भर ना जाए। इसका मतलब पुराना सेल पहले भरना है, उसके बाद अगले सेल में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इसका मतलब नो इलेक्ट्रॉन को में अगले सेल में नहीं भरा जाएगा जब तक पुराना सेल कंप्लीट नहीं होगा। हूँ, पहला क्वेश्चन, अब करते हैं क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, एंड मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन होगा। और न्यूट्रॉन किसने दिया है, चैडविक ने दिया है। किसने दिया है, जे चैडविक ने। न्यूट्रॉन एंड विच इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन कैन बी एकोमोडेटेड इन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताया था आपको, 8 बताया था। क्या बताया था, 8। इट इज ए। आइडेंटिफाई द एलिमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट मीन्स हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 7 ही प्रोटॉन होंगे, और इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 7। एटॉमिक नंबर 7 किसका है, नाइट्रोजन का। किसका, नाइट्रोजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 11, तो आंसर क्या है, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। एटॉमिक नंबर 15, तो पहले के, फिर एल, फिर एम। पहले में क्या आते हैं, 2 होते हैं मैक्सिमम, दूसरे में 8, तीसरे में 5, 285। कौन सा आंसर है, सी। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एम सेल। एम सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के एल एम। पहले में कितने होते हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 होते हैं। इसका मतलब एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18। तो आंसर इज ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या कह रहा है हमारा, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेडिमेंटेशन
वेयर द मेथड इज यूज। सेडिमेंटेशन क्या है, अगर हम पानी में कुछ पार्टिकल डिजोल्व हैं और वो पार्टिकल का साइज क्या है, काफी बड़ा है, और जब पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, तो इन पार्टिकल जब साइज का बड़ा होता है तो हम इन पार्टिकल को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज कंपैरेटिवली लार्ज, और जो पानी में डिजोल्व करने के बाद नीचे की तरफ क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, और जिससे वो इनसोल्यूबल पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, जिसे हम सस्पेंशन पार्टिकल कहते हैं, और ऊपर हमारा क्या दिखाई देता है, क्लियर वाटर दिखाई देता है। इसका अंदर सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हैवी सॉलिड पार्टिकल या सस्पेंशन जो है नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ यूज होता है, जहां हमने पानी में अगर सैंड मिला हुआ है, पानी में अगर मिट्टी मिली हुई है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। So what is sedimentation? Is the process of setting a heavy solid suspension particle at the bottom is called the sedimentation. This method is used to separate the component of mixture of sand and water. तो ये छोटे छोटे पार्टिकल थोड़ी देर बैठ जाएंगे और ये पानी नीचे पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर क्या बचेगा, क्लियर वाटर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, जिसमें लार्ज साइज पार्टिकल विल सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी क्या है? एंड अंडरलाइन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व वेयर इट्स एप्लीकेशन। क्रोमेटोग्राफी के लिए हम क्या लेते हैं, एक फिल्टर पेपर ले लिया, फिल्टर पेपर में हमने क्या लिया, इंक ले ली, और फिर पेंसिल से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इस फिल्टर पेपर को हमने पानी में रखा, पानी में इस हिसाब से रखा कि पानी जो है इस डॉट को टच ना करे, कलर को टच ना करे। तो इसमें क्या होगा, जो इसमें पार्टिकल डिजोल्व है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जो जिसकी सोल्युबिलिटी बहुत तेज होगी वो क्या होगा, जल्दी अलग हो जाएगा। द विच हैज मोर सोल्यूबल या मोर सोल्युबिलिटी विल सेपरेट फर्स्ट। जो जल्दी तेज से घुलता है, जिसकी सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी कलर में बहुत सारे कलर मिले हुए हैं, इसका मतलब डिफरेंट डाई प्रेजेंट इन अ कलर, इस मेथड्स को हम सेपरेट यूज करते हैं। दिस इज द प्रोसेस टू सेपरेट द डिफरेंट dissolve in the component of a mixture by absorbing them over and deabsorbed material like filter। इसका मतलब फिल्टर से हम क्या करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और इसमें से जो डिफरेंट डाइज हैं, कलर में जो डिफरेंट डाई हैं, जो सोल्युबिलिटी के हिसाब से क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जिसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है वो पहले सेपरेट होगा। प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसके अंदर डिफरेंट सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। अगर बहुत सारे सोल्यूट, अलग अलग सोल्यूट अगर एक ही सॉल्वेंट में घुले हुए हैं, तो यही इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। एप्लीकेशन कहाँ का यूज है, टू सेपरेट द डिफरेंट कलर इन द इंक और डाई, टू सेपरेट द पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर। नेचुरल कलर से हम पिगमेंट को सेपरेट करते हैं, और ब्लड से हम ड्रग्स को सेपरेट इसी मेथड से कर सकते हैं। दीज आर द क्वेश्चन, and for the next question we have to by tomorrow I will make it. Thanks for today.